तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब यूपीएससी में। तो सभी को गुड इवनिंग। तो ये एनसीईआरटी का सीरीज मुझे उम्मीद है कि आपके बेसिक को एक बेहतर ढांचे के रूप में ढाल रहा होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलता होगा। देखिए, बात करें तो इससे पहले अगर प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फाइनली जो है क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी शुरू किए हैं। राइट, किसका? क्लास 8 का ज्योग्राफी शुरू हुआ है। ज्योग्राफी बुक जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट बुक है और उसका पहला चैप्टर जो है हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 6वीं और क्लास 7वीं ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम 8th क्लास की एनसीईआरटी को जो है कवर करने जा रहे हैं, यानी कि आरंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू तो हो चुका है, बस आज उसकी दूसरी चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम शुरू करते हैं आज के उस चैप्टर को जिसका नाम है, क्या नाम है? देखो यहाँ से आप देख सकते हो, मिट्टी, भूमि, मिट्टी, पानी और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये चैप्टर है, आप सभी को मालूम है। सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए बट यहाँ पे 1 ही है। राइट, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। ओके, तो ये है और जिसे हम लोग एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फाइनली हम शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से। आप सभी को मालूम है कि क्लासेस जो है बाइलिंगुअल जो है स्टार्ट हो गई है। बाइलिंगुअल चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब आपका चैप्टर ही पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर इसमें हम और आप क्या ही इसमें डिस्क्राइब करें इस टॉपिक को। जैसे कि आपका चैप्टर ही पूरा क्लियर कर दिया कि लैंड के बारे में पढ़ना है, सोइल के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि भूमि, मिट्टी और पानी। अब भूमि में अगर लैंड पढ़ने जाएंगे हम लोग, ठीक है, लैंड पढ़ने जाएंगे हम लोग, तो लैंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अगर हम बात यहीं से शुरू करें तो लैंड में हम लोग पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके कंजर्वेशंस के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, फिर पढ़ेंगे करंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में। ठीक है, फिर इसके लैंड रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लैंड से रिलेटेड पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर यही बात करें तो सोइल और वाटर, इन सब के साथ भी यही सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। तो टॉपिक का ओवरव्यू मैंने दे दिया कि आज इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फाइनली हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के कुछ लाइनों को फॉलो करते हैं और देखते हैं। और एक बात, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक या कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से सारी फ्री ऑफ कॉस्ट के मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना आरंभ करते हैं। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें तो उन चीज़ों के बारे में अगर ये कथा कहानी हम पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है आपको पढ़ना। राइट, इसलिए मैं पहले वाले पैराग्राफ को जो है छोड़ देता हूँ। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ से मैं शुरू करता हूँ। देखो, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता था। पीटर नाम का कोई व्यक्ति था जहाँ उसका परिवार उन्हीं पराक्रम करने का कारखाना चलाता था। अगर मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बता करके, लेंथ नहीं बढ़ाऊँगा, अपने वीडियोज़ की ड्यूरेशन को इंक्रीज नहीं करूँगा। राइट, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चलो, अब ये मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा बॉक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे ले लेते हैं। राइट, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कहूँ तो इसे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो लेते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान दो, ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, ठीक है, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि विश्व की
90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या 90% भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। से 70% भूमि जो है पर या तो विरल जनसंख्या या वह निर्जल है। अब इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, नाइदर परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ध्यान से सुनना, आगे की चीजों को समझोगे फिर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमारा मेजर टॉपिक्स हैं यहाँ से। ठीक है, भूमि के बारे में जानना। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इससे पहले हम लोग संसाधन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हम कहें कि ये भूमि क्या है, तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये भूमि इतनी बड़ी संसाधन है कि इसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में, हमारे इस पृथ्वी पे बहुत बड़ी मात्रा में है। राइट, आप ये चीज़ों को समझ रहे होंगे, मुझे इतना तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पकड़ में आ रही होगी। इसलिए इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। और मेरे द्वारा मैं कहूँ एक बात, तो इन सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का, किसी संसाधन का महत्व अगर दिया जाए तो मुझे वो लगता है कि वो भूमि है, लिथोस्फीयर। इससे पहले आप अनेकों बार इसका नाम सुने होंगे। राइट, अब देखो, अगर बात करें तो पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का, अगर आप सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही भूमि है। ओके, कितना? अगर पृथ्वी का कुल सरफेस है उसका 13% परसेंटेज ही भूमि का भाग है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 30% की जो चीजें की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि 30%, राइट, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 30% की बातें कर रहे हैं हम। जो ये 30% आप देख रहे हो भाई, ध्यान से देखना, ये मान लो कि ये सरफेस है और सरफेस में भी आपका 13% यानी कि 30% वाला ये जो एरिया है, ये मान लो ये 90 हो गया। और 90 को अगर इसमें 30% करें तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा प्यारे? अगर मेरे भाई देखो ध्यान से, ठीक है, ये लो, तो यहां से ये 30% की एरिया मैं कवर करूं तो 30%, और इसमें भी ये 30% जो है ये भूमि योग्य नहीं है पूरा का पूरा, कि भूमि है बट यह आवास योग्य नहीं है, जहां पे हम और आप निवास नहीं कर सकते हैं, अपना आवास नहीं बना पाते हैं। इसमें टोटल हम 21% पे ही रह पाते हैं, 21% पे। इसमें भी 7% एक ऐसा भाग है जहां पे हमारा आवास बनाना निश्चित नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। राइट, अब अगर हम इन चीज़ों को देखते हुए आगे की ओर बढ़ें तो फिर यहाँ हम समझ पाएंगे कुछ चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना चीज़ों को। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण और समान पाया जाता है। फाइनली ध्यान से सुनना, नॉर्थ वाले क्षेत्र में, राइट, ध्यान से सुनना, नॉर्थ वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें कि क्या है, ठीक है, नॉर्थ वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। ठीक है, तो वेट करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप समझो। चलो देखो, यहां से अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको घनी आबादी देखने को मिलेगी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कम आबादी। अगर हम बात करें तो क्या आप ज्योग्राफिकल व्यू देखेंगे तो मुझे इतना उम्मीद है कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अभी हैं। ठीक है, तो उस व्यू से सोचिएगा कि अगर मैप में लाया होता तो दिखाता उस एरिया को जहां पे कुछ ऐसी एरिया है जहां हम नहीं रह पाते हैं और कुछ ऐसे एरिया है जहां पे कम बेस करके जो है
जनसंख्या या आबादी जो है वहां रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसलिए कहा जा रहा है कि असमान जो है पाया जाता है, राइट, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है अच्छा नहीं मिल पाता है। अब सभी इन्वायरमेंट में सबको सरवाइव करना जो है बेहतर नहीं होगा। ओके, उबड़ खाबड़ स्थल आकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, ठीक है, इन सारी चीजों को देखिएगा। उबड़ खाबड़, ठीक है, स्थल आकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकंत्र, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आपको आने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे संभावित भीम क्षेत्र, ठीक है, निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। ठीक है, उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। ये कह रहा है कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए वे स्थान विश्व के, ठीक है, विश्व के क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, विश्व के, हाँ, सघन बसे क्षेत्र हैं। अब ये चले आओगे जिधर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये वाले जो एरिया हैं, बंगाल, ठीक है, असम, ये अच्छे मैदान हैं, कृषि के उपयोग के लिए हैं। नॉर्थ वाला क्षेत्र, ईस्ट वाला, ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। बात करें तो भूमि उपयोग यानी कि हमारे लैंड का यूज क्या है, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जाता है। और इसको आपसे बेहतर कौन जान रहा होगा, मुझे ये कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए जो है भूमि का यूज किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब इसमें कौन बड़ी बात है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्या ये सारी चीजों को आप समझिएगा। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसे छोड़ देंगे। अब चीजों को समझने के लिए अगर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेशन को, ध्यान से देखिएगा। अभी हम यूज ही देख रहे हैं भूमि का। भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ ऑन, ठीक है, एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब देखो ध्यान से, जैसे कि स्थल आकृतियां, मृदा, जलवायु, खनन और जल की उपलब्धता, ओके, ठीक है, ठीक है, मानवीय कारक है जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी कि ये कह रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इसका जो कारक है वो भौतिक कारक द्वारा जो है इसका उपयोग को हम निर्धारित करते हैं। जैसे क्या है, वहाँ के स्थल आकृतियाँ कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ खनिज कैसे हैं, वहाँ जल की उपलब्धता कैसी है, क्या है नहीं है, ये जो है फिजिकल फैक्टर हो गया, यानी कि भौतिक कारक हो गए। और अगर वहीं मानवीय कारक की बात करें तो जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि को उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी कि अगर यहां से हम देखें तो हमारे दो फैक्टर निकल कर आते हैं, एक तो फिजिकल और एक होता है मानवीय, ठीक है। कितने फैक्टर निकल कर आते हैं, दो फैक्टर हमारे यहां से निकल कर आ रहे हैं। एक हमारा हो रहा है भौतिक, ठीक है, भौतिक, ओके, और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे मानवीय, ठीक है। क्या हुआ, मानवीय, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला यहाँ तक, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि चीजों को समझेंगे। भौतिक फैक्टर की मैं बात करूँ, कारकों की, तो आपने देखा भी, और मानव की भी बात करूँ तो देखा ही आप। अगर हम बात करें तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। ये तो आप समझ रहे हैं क्योंकि ये सभी ने देखा भी होगा। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि समुदाय भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, यानी कि प्राइवेट, और वो चीजें जो मैं बात कर रहा हूं उसकी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखने चीजों को, ठीक है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा जो समुदाय के लिए है, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, यह समुदाय के द्वारा किया जाता है, यानी कि कम्युनिटी के द्वारा। इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। कम्युनिटी
प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान से ध्यान। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। आप याद रखोगे कि लैंड जो हमारे हैं वो तो निश्चित है, हमारा जो भूमि है वो एक निश्चित एरिया में है, उसका बढ़ना जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। तो क्या हम उस भूमि के अनुसार ही अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या उसके लेवल पे रख रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। भूमि है जितना उतना तो है, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है अधिक से अधिक बढ़ रही है। और जब जनसंख्या और आबादी बढ़ेगी तो क्या वो ऐसे ही रहेंगे? उनकी कुछ मांग होगी, उनके कुछ डिमांड होंगे, ठीक है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। वही बात मैं समझाया। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में, ठीक है, भूमि की गुणवत्ता की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों को इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अब देखो, अगर हम बात करें तो भूमि की गुणवत्ता में अंतर क्यों ना होगा? अधिक जनसंख्या, अधिक आबादी, जितने भी वन होंगे, घने वन होंगे, पेड़ पौधे लगे होंगे, वहां से पेड़ पौधे और वनों को काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अधिक जनसंख्या होगा तो वहां पे बसाव के लिए, आवास के लिए, निवास के लिए घर बना करके जो समुदाय के लोग हैं, जो आबादी बढ़ रही है, वो मनुष्य क्या करेंगे? उसको काट करके वहां पे अपने घर को बनाएंगे, राइट। अब देखो, अगर वहां पे घर बनाए तो वहां से तो वायुमंडल में तो क्या हुआ? वायुमंडल में तो हानि पहुंचा ही, ठीक। साथ ही साथ अगर वो इस पृथ्वी पे हैं तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो ग्रहण करेंगे भाई, भोजन। तो उसके लिए तो कुछ तो अनाज बोएंगे, बीज डालेंगे और उगाएंगे। तो जितनी आबादी उतनी ज्यादा खेती होगी, और वो जो खेती होगी तो भूमि के पोषक तत्वों की उसमें कमी आएगी। तो जिस कारण ये आपको बता रहा है, गुणवत्ता जो है वही है जिसमें कमी आ रही है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग जो है, यहाँ पे ये चीजें मैं अभी ही आपसे क्लियर किया। आज भूमि का उपयोग अगर हम देखें, यहाँ से जो एनसीईआरटी आपको बता रही है, प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में संस्कृति परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ठीक है। यहां से सुनो मेरी बात को। जो अभी प्रेजेंट में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार का जो कारण है वो निम्नीकरण हो गया है, ठीक है। जैसे कि भूस्खलन की बात करें, मृदा अपरदन की बात करें। अपरदन क्या है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड वे में क्लास 6वीं की एनसीईआरटी में आपको बताया है। ये अपरदन क्या है, अवक्षेपण क्या होता है, ये सारी चीजें को मैंने अच्छे से देखा, अच्छे से समझाया, क्योंकि टॉपिक वहीं पे था इसको बताने के लिए। इसलिए यहाँ पे हम इन शब्दों को डायरेक्ट यूज करेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि ये अपरदन अब होगा कैसे, राइट। चीजों को समझोगे तो अच्छा फील होगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ये प्रमुख खतरा हो गया है, ठीक है। अब देखो ये विकास की घड़ी कैसे बढ़ती चली जा रही है, भूमि उपयोग में समय के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन होते जा रहे हैं। पहले चरण को अगर आप देखोगे, यहां से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि एक व्यक्ति जो है कंधे पे हल रखा है, राइट। ध्यान से देखना मेरे बातों को। और आजू बाजू जो है अच्छे जो है पेड़ जो है, पौधे जो है उगे हुए हैं, और ये मक्का का पौधा है या गेहूं होगा, कुछ ऐसा ही करके। और एक व्यक्ति उधर शायद बकरी या बैल को लेकर के जोतने के लिए लेकर जा रहा है, और ये झोपड़ियां जो है बनी हुई है, राइट। लेकिन वही कुछ दिनों के बाद ये परिवर्तन कुछ इस रूप में आकर के आपके पास प्रस्तुत होता है। दूसरा नंबर ये होता है कि व्यक्ति जो है बिना कुछ लिए टहल रहा है, और एक व्यक्ति हल और बैल के जगह पर ट्रैक्टर लेकर के खेतों की ओर प्रस्थान कर रहा है, और कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अगर एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे आप अपने पहले वाले
और डायग्राम में तो ये चीज़ ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी पेड़ पौधे देखने को मिल रही है, लेकिन अगले चरण में अगर आ रहे हैं तो वहां पे जो देखेंगे तो ये कुछ चीजों को लगाने के लिए उस पेड़ पौधों की कटाई कर दी गई है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से पर्यावरण का, प्राकृतिक का जो है विनाश किया जा रहा है हम मानव के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, नव निर्माण के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना स्वार्थ अब हम कहां से लें, प्राकृतिक से ही ना लेंगे, लेकिन हाँ चलिए ठीक बात है, हम लेंगे। अगर नव निर्माण नहीं करेंगे तो क्या पहले वाले जीवन को ही जिए और कष्टदायी जीवन जिए? मैं कहूंगा कि सर ये भी सही नहीं है मेरे भाई। फिर तो क्या ऐसे भी ना करे, वैसे भी ना करे, तो फिर पहले वाले जीवन भी ना जिए, तो फिर करे क्या यार? तो ध्यान से देखो, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम जहां पे नव निर्माण कर रहे हैं और वहां हमसे कुछ प्राकृतिक नष्ट हो रही है, उसको भरपाई करने के लिए उस चीज को कहीं और हम लगा सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की मैं बात कर रहा हूं, उससे वातावरण में जो है एक फ्रेश और नेचुरल चीजें की जो विद्यमान है वो हमेशा ही लगा रहेगा, राइट। अब ये कुछ परिवर्तन इस रूप में आपको यहां देखने को मिलता है, देखो, और फिर ये परिवर्तन कुछ इस रूप में सिटी के रूप में, एकदम भव्य रूप में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें सही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनो, पहले वाले नंबर में जो जितने पेड़ पौधे दिख रहे थे, स्वच्छता दिख रही थी, क्या उतनी चौथे नंबर वाले चीज पिक्चर्स में स्वच्छता और पेड़ पौधे हैं? नहीं है। तो क्या यहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा मेरे यार? तो क्या यहाँ पे होगा फर्स्ट वाले पे? नहीं ना। तो यही चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि करो, अपने यूज के लिए जो चीजें है प्राकृतिक से लो, अगर नहीं लेंगे तो फिर जाएंगे कहां पे? लेकिन कुछ दायरे में रहकर किया करें तो हमारे ख्याल से बेटर होगा। अब हम चीजों को पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, यानी कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करें, जो चीजें मैं पहले अभी बातें कर रहा था। बढ़ती जनसंख्या के कारण तथा बढ़ती मांगे के कारण, देखो ये कुछ इकोनॉमिक्स टर्मोलॉजी है, ध्यान से देखना। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर कोई बच्चा है तो मुझे कमेंट करके बताना फिर, ठीक है? नहीं तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। देखो, बात करेंगे तो मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। अगर हम बात करें तो वन का विनाश कैसे हो रहा है, तो वन का विनाश कुछ यूं हो रहा है, कुछ इस प्रकार हो रहा है कि आप खुद जान रहे हो, अगर वन है वहां पे जनसंख्या, आबादी अगर बढ़ रही है तो उसको काट करके, उस वन को नष्ट करके हम वहां पे अपने आवास के स्थान को बना रहे हैं। वन है उसको काट करके हम अपने एग्रीकल्चर की चीजों को यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो उस वन को नष्ट करके हम अपने वातावरण में एक बहुत बड़ा विशाल जो है प्रकोप पैदा कर रहे हैं, जो हम मनुष्य के लिए ही हानिकारक है। तो वन का कुछ, वन अगर मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लिए वन का नष्ट कर रहे हैं और वहां पे अपनी उस भूमि पे इंडस्ट्री लगा, तो कुछ इस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं भूमि का। वही बात करें, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अधिक से अधिक मात्रा में घरों का निर्माण हो रहा है, अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो वहां से तो कृषि योग्य वो भूमि रहा नहीं। अगर रोड एक बार बन गया, सड़क बन गया, तो क्या उस पर कोई और कार्य हो सकता है? तो संभवतः नहीं। साथ ही साथ अगर उस भूमि पे अधिकतर जनसंख्या के कारण अधिकतर खेती होगी तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम विनाश कर रहे हैं, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, ठीक है? इसे रोक देना चाहिए, वन रोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं अपने लैंड रिसोर्स की, राइट? तो यहां तक हमारा लैंड
रहा और यहीं तक हमें अपने मृदा के बारे में अपने मृदा नहीं, अपने भूमि के बारे में पढ़ना था। बिल्कुल आपने ये बातें सुना। अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे की चीजों के बारे में जिसका नाम है मृदा। भाई ध्यान से सुनना चीजों को और समझना। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन डिफरेंशन मृदा का जो मुझे लगा, ये देखो, जो पृथ्वी का पृष्ठ है यानी कि द thin layer of creating substance covering the surface of the earth is called, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार प्रकार का जो है, क्या है, ये पृथ्वी का पृष्ठ है और इस दानेदार प्रकार का जो चीजें आप यहाँ पे देखते हो बार बार करके छोटी छोटी दानों में, देखो आप एक बात को ऑब्जर्व करना चीजों को कि आपकी जो मिट्टी है, मृदा है, वो एकदम महीन नहीं होता है, वो दानेदार प्रकार की होती है। कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ओके, यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है और स्थल रूप मृदा के दो प्रकार निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से होता है, राइट। तो इन सब चीजों को अगर अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे बेहतर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आप कुछ तो बेहतर कर रहे हैं। अगर साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है वो चीजें मैं बता रहा हूं। हमने इससे पहले सुना कि भूस्खलन। अब भूस्खलन क्या है? लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अब भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को तो आप समझ पाएंगे। ओके, इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप अच्छे ट्रैक पे हैं और अच्छे से अगर नोट्स बना रहे हैं तो और भी बेहतरीन ट्रैक पे हैं, राइट। अब ये भूस्खलन को समान रूप से शैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और जलवायु के साथ घटित होते हैं। ये जो भूस्खलन की प्रक्रिया है, ये प्रायः जो है भूस्खलन और भूकंप अंतर है, और बाढ़ और जलवायु ये जो है इसके साथ जो है घटित होता है, राइट। अब देखो, लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो लंबे समय से अगर रेनफॉल होगा तो उससे जो है भूस्खलन होता है, राइट। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निकली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाती है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का यह मुख्य विषय है। ओके, एक वस्तु स्थिति अध्ययन और नियुक्तिकरण क्रियाविधि। अब ये चीजों को हम छोड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ें, राइट। अगर आपको है कि हम पढ़ें इस सब चीजों को तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इंस्टॉल करके या वेबसाइट विजिट करके लॉग इन करके वहां से आप चीजों को आराम से इजीली जो है इन सब चीजों का लाभ उठा सकते हो। अब आगे की ओर बढ़ें तो यहां हम देखेंगे कुछ शब्द को, ठीक है। अपक्षय के बारे में तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा अनवरत शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। अब क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स कि केवल 1 सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूं, कि मृदा को बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और उस मृदा का कोई महत्व ही हम मनुष्य नहीं देते हैं। मृदा
प्रतिच्छेदिका को कुछ इस प्रकार से इस डायग्राम फॉर्म में दर्शाया गया है। जनक चट्टान, यहाँ से मृदा का जो है अपक्षयी चट्टान पदार्थ, और बालू गद कले के साथ उपमृदा, और ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है मृदा का, तथा भूमि पर लगने पाए जाने वाले खनिज से होता है। ठीक है, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये चीजें आप अच्छे से समझिए, देखिए, जानिए, तो अच्छा लगेगा आपको, राइट। अब देखो यहाँ से मृदा के कुछ चीजों को किस तरीके से फॉर्मेट किया है। ठीक है, अब ये तो देख रहे हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। जनक सेल रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जो जनक सेल के बारे में हम लोगों ने देखा वो इन सब चीजों को जो है निर्धारित करती है। अगर वही बात करें यहाँ पे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, उच्चता, तुकांक और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। वनस्पति जो है प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, और ये जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो है कारक हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम चीजों को देखें। ओके, अब देखो यहां से देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, अब देखेंगे यहां से ठीक है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जल सेल का स्वरूप और जलवायविक कारण है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमि और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय को कुछ देखो। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अगर बात करें मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है, राइट। अब देखो बात कर रहे हैं कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षण दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं, जैसे कि मल्चर बनाना। और ये मल्चर क्या है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढल जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, जो आप डायग्राम फॉर्म 2.5 में वेदिका फॉर्म कैसा होता है देख सकते हैं। अब एक है समोच्च रेखीय जुताई, ये एक प्रकार की जुताई है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना। इस प्रकार से हम संरक्षण को आयाम दे सकते हैं। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाएं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये कुछ 2.7 के पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, 200.7 वाले पिक्चर में। अब अगर आगे की ओर हम कंटिन्यू करें सेशन को, तो यहां से चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब देखो हम यहां से अगर चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक और है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रेखाओं, ठीक है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए झाड़ियां लगाई जाती है, झाड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सब चीजों को देखें। अब थोड़ा सा बात करते हैं जल के ऊपर, यानी कि वाटर। देखो
आपको बता दें कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल का खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर के 6000 घन किलोमीटर वर्ष से प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। तो आप सोचो, ये 2000 की बात है और आज हम जी रहे हैं 2024। अब कितना हो गया होगा, ठीक है। जल की बात करें तो ध्यान से सुनना, ये जल क्या है? ये वाटर। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का एक जो है ये 3/4 भाग पर जल से ढका है भाग, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। किसे? पृथ्वी को। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवण जल केवल 2.7% है। अलवण, जिसमें लवणता नहीं है, इसका भाग 70% भाग बर्फीली है हिम नदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो ये सारी चीजें आपको जल से रिलेटेड, मुझे इतना उम्मीद है कि इतना बेसिक नॉलेज जल का आपके पास जरूर होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो यहां से तो आप ले ही लिए, ठीक है। अगर यहां से आप ले लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगर हम बात करें तो यहां इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, यानी कि पृथ्वी पर जो जल है ना उसको आप कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, वो एक स्थिर है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसका प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और हवा की क्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं, जो कि हम पिछली कक्षाओं में प्रीवियस लेक्चर्स के थ्रू इन सब चीजों को अच्छे से देख चुके हैं। अब जल की उपलब्धता की समस्या क्या है? विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी आ रही है, यह आप जानते हैं। इससे आप भली भांति समझ रहे हैं और परिचित हैं। अधिकांश जो क्षेत्र है वो अफ्रीका की बात है, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कम का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो जल संरक्षण से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जल संरक्षण कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके, ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षण संग्रह कहलाता है। यानी कि बता रहा था कि वर्षण संग्रह क्या है। देखो, अगर बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे यहां से। ठीक है, इस वाले लाइन को हम देख रहे हैं, इस वाले लाइन को, ठीक है, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, जैवमंडल कहते हैं, याद रखिएगा, बायोस्फीयर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज
कृपा करके इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। ठीक है, ये तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो। अगर बात करें तो इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। राइट, पारितंत्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ये देख रहे हो, ये इन्वायरमेंट के सेगमेंट को आप पढ़ रहे हो। इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, तो वही चीजें मैं अभी बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट सेगमेंट को, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक को अभी यहाँ आप डिस्कस कर रहे हो। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है, ये आप सभी जानते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा प्रदान करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायक करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीण का तेल, गोद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव के रूप आते हैं, इससे हमें दूध, मांस और खाल और ऊन प्राप्त होती है। तो ये कुछ वनस्पति और कुछ जीवों की बात हम कहें। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। ठीक है, वनस्पति की वृद्धि का मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। दो फैक्टर है इसकी वृद्धि का। वनस्पति का जो वृद्धि है इसके दो फैक्टर हैं, एक तो है तापमान और आर्द्रता। इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसमें कितनी वृद्धि और कितनी निम्नता आने वाली है। विश्व की वनस्पति के मुख्य कारकों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे कि वन, घास, स्थल और गुल्म और टुंडा। तो ये इन सब चीजों को नोट डाउन करते चलना। जो चीजों पे ज्यादा जोर दिखे, जो चीजों को बोला जाए इंपॉर्टेंट है, उसे प्लीज अगर आप नोट डाउन करते हैं तो इससे बेहतर चीजें आपको कुछ और देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। ये सब आप भली भांति जान रहे हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषक के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण तुरंत आवश्यक है। तो अब इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, क्या इसे भी बताना इंपॉर्टेंट है? मुझे नहीं लगता कि आप इससे परिचित नहीं हैं और आप इसे नहीं जान पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझे हैं और अच्छे से देखे हैं। देखिए, आज का तो ये लेक्चर मुझे लगा कि यहीं तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात रही नेक्स्ट लेक्चर की, तो हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे और चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद और लव यू डियर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी नोट कर रहे होंगे और प्लीज नोट कीजिएगा इन सारी चीजों को, ताकि आपको एक बेहतर आयाम मिले, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं, आप अपने इस लाइफ में अच्छी चीजों को अचीव कर पाएं। ठीक है, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपके इसी चैनल पे मॉर्निंग में जो है आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है आरंभ की जा रही है। तो वहां से आप करंट अफेयर्स इजीली कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इसके लिए कब से रेडी हैं और क्या सच में यहाँ इस पे आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस को शुरू करना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाह रहे होंगे कि इसके ज्योग्राफी के साथ साथ कोई और भी बुक जो है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री को भी आरंभ किया जाए, तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, आपके लिए जो है हम शुरू कर देंगे इन सारी चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। राइट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।